जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक दीपक और आज हम आप लोगों को जिस यात्रा पर ले जाने वाले हैं वो यात्रा है नैनीताल का इतिहास। दोस्तों, स्कंद पुराण के मानस खंड में नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर अर्थात 3 साधुओं ऋषि अत्रि, पुलस्त्य तथा पुलक की भूमि के रूप में दर्शाया गया है। मान्यता है कि यह तीनों ऋषि यहाँ पर तपस्या करने आए थे, परंतु उन्हें यहाँ पीने का पानी नहीं मिला। अंततः प्यास मिटाने हेतु वे अपने तप के बल पर तिब्बत स्थित पवित्र मानसरोवर झील के जल को साइफन द्वारा यहाँ पर लाए थे। दूसरे महत्वपूर्ण पौराणिक संदर्भ के अनुसार नैनीताल 64 शक्तिपीठों में से एक है। इन शक्तिपीठों का निर्माण देवी सती के विभिन्न अंगों के गिरने से हुआ था। जब भगवान शिव देवी सती को जली हुई अवस्था में ले जा रहे थे तो मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती की बाई आंख अर्थात उनका बायां नैन गिरा था, जिसने नैनीताल के संरक्षक देवता के रूप में जन्म लिया। इसलिए इसका नाम नैनीताल पड़ा, जिसे बाद में नैनीताल के नाम से जाना जाने लगा। इस तालाब के उत्तरी छोर पर नैना देवी का मंदिर है, जहां पर देवी शक्ति की पूजा होती है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो नैनीताल आदिकाल के समय से छिपा हुआ था उसकी खोज कैसे हुई और किसने की। तो यह बात ब्रिटिश शासनकाल की है। अंग्रेजों ने कुमायूं एवं गढ़वाल पर सन 1815 में कब्जा कर लिया था। सन 1817 में कुमायूं के दूसरे आयुक्त श्री जी.जे. ट्रेल ने दूसरे राजस्व निपटान का संचालन किया था। श्री ट्रेल नैनीताल की यात्रा करने वाले पहले यूरोपीय थे, लेकिन उन्होंने इस जगह की धार्मिक पवित्रता को देखते हुए अपनी यात्रा को ज़्यादा प्रचारित नहीं किया। सन 1839 में एक अंग्रेज व्यापारी पी बैरन हुआ करते थे। वह रोजा जिला शाहजहाँपुर में चीनी का व्यापार करते थे। इसी पी बैरन नाम के अंग्रेज को पर्वतीय अंचल में घूमने का बहुत शौक था। केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करने के बाद यह उत्साही युवक अंग्रेज कुमाऊं की मखमली धरती की ओर बढ़ता चला गया। दोस्तों, एक बार खैरना नाम के स्थान पर यह अंग्रेज युवक अपने मित्र कैप्टन टेलर के साथ ठहरा हुआ था। प्राकृतिक दृश्यों को देखने का इन्हें बहुत शौक था। उन्होंने एक स्थानीय व्यक्ति से जब शेर का डांडा इलाके के बारे में जानकारी प्राप्त की तो उन्हें बताया गया कि सामने जो पर्वत है उसको ही शेर का डांडा कहते हैं और वही पर्वत के पीछे एक सुंदर ताल भी है। बैरन ने उस व्यक्ति से ताल तक पहुंचने का रास्ता पूछा, परंतु घनघोर जंगल होने के कारण और जंगली पशुओं के डर से वह व्यक्ति तैयार न हुआ। परंतु विकट पर्वतारोही बैरन पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं थे। गांव के कुछ लोगों की सहायता से पी बैरन ने शेर का डांडा को पार कर नैनीताल की झील तक पहुंचने का रास्ता साफ किया। दोस्तों, इस क्षेत्र में पहुंचकर और यहाँ की सुंदरता देखकर पी बैरन मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने उसी दिन तय कर डाला कि वे अब रोजा जिला शाहजहाँपुर की गर्मी को छोड़कर नैनीताल की आबादियों को ही आबाद करेंगे। दोस्तों, सन 1844 में एक किताब के रूप में इस स्थान का विवरण पहली बार प्रकाश में आया था। बैरन साहब नैनीताल के इस अचल सौंदर्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सारे इलाके को खरीदने का निश्चय कर लिया। पी बैरन ने उस इलाके के थोकदार से स्वयं बातचीत की कि वे इस सारे इलाके को उन्हें बेच दें। पहले तो थोकदार नूर सिंह तैयार हो गए थे, परंतु बाद में उन्होंने इस क्षेत्र को बेचने से मना कर दिया। बैरन इस अचल से इतने प्रभावित थे कि वह हर कीमत पर नैनीताल के इस सारे इलाके को अपने कब्जे में कर एक सुंदर नगर बसाने की योजना बना चुके थे। जब थोकदार नूर सिंह ने इस इलाके को बेचने से मना कर दिया तो एक दिन बैरन अपनी कश्ती में नूर सिंह को बिठाकर घुमाने ले गया और बीच ताल में ले जाकर उन्होंने नूर सिंह से कहा कि तुम इस सारे क्षेत्र को बेचने के लिए जितना रुपया चाहो ले लो, परंतु यदि तुमने इस क्षेत्र को बेचने से मना कर दिया तो मैं तुम्हें इसी ताल में धक्का देकर डुबो दूंगा। बैरन साहब खुद अपने विवरण में लिखते हैं कि डूबने के डर से नूर सिंह ने स्टाम्प पेपर पर दस्तखत कर दिए और बाद में बैरन की कल्पना का नगर नैनीताल बस गया। सन 1842 में सबसे पहले मजिस्ट्रेट बैटल से बैरन ने आग्रह किया था कि उन्हें किसी ठेकेदार से परिचय करा दें ताकि वे इसी वर्ष 12 बंगले नैनीताल में बनवा सके।
सन 1842 में बैरन ने सबसे पहले पिलग्रिम नाम के कॉटेज को बनवाया था। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। सन 1842 ईस्वी के बाद से ही नैनीताल एक ऐसा नगर बना कि संपूर्ण देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी सुंदरता की धाक जम गई। दोस्तों, नैनीताल में पर्यटक पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सन 1847 तक यह एक लोकप्रिय पहाड़ी रिजॉर्ट बन गया था। दोस्तों, 3 अक्टूबर 1850 को नैनीताल नगर निगम का औपचारिक रूप से गठन हुआ। यह उत्तर पश्चिमी प्रांत का दूसरा नगर बोर्ड था। इस शहर के निर्माण को गति प्रदान करने के लिए प्रशासन ने अल्मोड़ा के धनी शाह समुदाय को इस शर्त पर जमीन सौंप दी कि वे इस जमीन पर घरों का निर्माण करेंगे। दोस्तों, सन 1862 में नैनीताल उत्तरी पश्चिमी प्रांत का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बन गया। गर्मियों की राजधानी बनने के बाद शहर में शानदार बंगलों के विकास और मार्केटिंग सेक्टर, रेस्ट हाउस, मनोरंजन केंद्र, क्लबों आदि जैसी सुविधाओं के निर्माण के साथ सचिवालय और अन्य प्रशासनिक इकाइयों का निर्माण हुआ। यह अंग्रेजों के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जो अपने बच्चों को बेहतर हवा में और मैदानी इलाकों की असुविधाओं से दूर शिक्षित करना चाहते थे। आज़ादी के पश्चात उत्तर प्रदेश के गवर्नर का ग्रीष्मकालीन निवास नैनीताल में ही हुआ करता था। 6 माह के लिए उत्तर प्रदेश के सभी सचिवालय नैनीताल आ जाते थे। अभी भी उत्तराखंड का राजभवन एवं उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट नैनीताल में ही स्थित है।